नमस्कार। यूपी पीसीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो यूपी पीसीएस 2024 के रिवीजन शेड्यूल के डे 16 यानी कि सितंबर 21 का वीडियो है, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी में हम लोग साउथ अमेरिका को आज पढ़ेंगे। इसके अलावा साइंस दिसंबर के करंट का आपका रिवीजन चल रहा होगा और एडिशनल जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें पॉलिटी के 151 से लेके 160 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको तैयार करने होंगे अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत के अलग अलग वंश हैं उनकी बात करेंगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई उसकी बात करेंगे। तो जब हम लोग डे 13 में प्री मिडिवल पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने एक वंश की बात की थी जिस वंश का नाम था चाहमान वंश या चौहान वंश। ठीक है। ये चौहान वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इस राय पिथौरा के शासनकाल में भारत पर एक आक्रमण हुआ था जो आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक। और इस मोहम्मद गोरी के इस आक्रमण ने जो पथ प्रशस्त किया वो किया भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 1175 से लेके 1205 तक कई बार आक्रमण किए। भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमणों की हमको जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है तबकाते नासिरी से। उस किताब है तबकाते नासिरी से मिलती है और तबकाते नासिरी को जो लिखा है वो लिखा है मिन्हाज सिराज ने। बुक्स के नाम आपको ये ध्यान रखने हैं, मिन्हाज सिराज ने लिखा है। मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण होता है वो पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है। ये सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करता है, मुल्तान के बाद ये सिंध पर आक्रमण करता है और उसके बाद 1178 में तीसरा आक्रमण गुजरात में करता है जहां पर जो चालुक्य शासकों के द्वारा ये पराजित होता है। ठीक। और इसके बाद हर बार आक्रमण करके वो वापस लौट जाता है और ऐसे ही छठा आक्रमण वो 1189 में करता है जहां पर वो तबर हिंद जिसे भटिंडा कहा जाता है आज उस पर कब्जा कर लेता है। और इसके आसपास ही दिल्ली होती है जहां पर कब्जा करके बैठा होता है पृथ्वीराज तृतीय और इसके बाद इन दोनों के बीच की ये जो क्लैश है इसकी शुरुआत होती है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच जो पहला युद्ध होता है वो 1191 में होता है जिसको बोलते हैं तराई का पहला युद्ध। तराई का पहला युद्ध 1191 में होता है। इसमें जो गोरी है गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गोरी हारने के बाद इस इलाके को छोड़कर वापस चला जाता है। पृथ्वीराज चौहान उसके वापस जाने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और विवाह कर लेते हैं संयोगिता से और भोग विलास वगैरह में वो डूब जाते हैं। वहीं जो गोरी है इस हार को अपने लिए एक चुनौती के रूप में लेता है और चुनौती के रूप में हार को लेने के बाद वो एक साल तक जबरदस्त तैयारी करता है और पूरी तैयारी करने के बाद 1192 में वो दोबारा आक्रमण करता है और अब पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा से या पृथ्वीराज चौहान से उसका जो युद्ध होता है उसको हम लोग बोलते हैं तराई का दूसरा युद्ध। इस तराई के दूसरे युद्ध में गोरी की जीत होती है और जो पृथ्वीराज तृतीय है पृथ्वीराज तृतीय की हो जाती है हार। पृथ्वीराज तृतीय की हार यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर 1192 में तराई के इस दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय का क्या होता है इसके बारे में अलग 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 स्रोतों से अलग अलग जानकारी मिलती है। लेकिन जो प्रचलित है जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है उसके अनुसार यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर ले जाता है और वहां पर अफगानिस्तान में जो पृथ्वीराज तृतीय है वो तीर के द्वारा शब्द भेदी तीर के द्वारा शब्द भेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय गोरी की जान ले लेते हैं और इसके बाद चंद्रबरदाई अपनी और पृथ्वीराज तृतीय की चाकू मारकर जो कहानी है वो समाप्त कर देता है। लेकिन यहाँ पर इसके कई सारे वर्जन्स हमको मिलते हैं जैसे मिनहाज ने कहा है, तबकाते नासरी का जो लेखक मिनहाज है, मिनहाज सिराज ने कहा कि जो गोरी है उसने पृथ्वीराज को युद्ध स्थल पर ही मार दिया था। पृथ्वीराज को युद्ध स्थल पर ही मार दिया, ये मिनहाज कहते हैं। एक और उसी समय के इतिहासकार है जिनका नाम है हसन निजामी। उसी समय के आसपास के हैं हसन निजामी। हसन निजामी ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को मारा नहीं बल्कि अपने अधीनस्थ राज्य करने दिया।
यानी कि इस युद्ध के बाद जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो मोहम्मद गोरी के एक अधीन राजा बनकर वहां पर राज करते हैं। और ये तब तक राज करते रहते हैं जब तक कि पृथ्वीराज विद्रोह नहीं कर देता है। और पृथ्वीराज जब विद्रोह करता है तो उस विद्रोह के बाद पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया जाता है। और तीसरा वर्जन जो एक मिथकीय वर्जन है और जिसको बहुत ज्यादा इस समय लोग मानते हैं, वो है चंद बरदाई का, जो उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो में। इसमें उन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, अफगानिस्तान ले जाया जाता है, और वहां पर अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई की सहायता से, जिसमें एक दोहे के माध्यम से चंद्रबरदाई उनको दूरी और सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पर बैठा हुआ है ना। तो उसमें यहाँ पर वो उस शब्द भेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान गौरी को मार देते हैं। लेकिन जो हसन निजामी वाला वर्जन है ये ज्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि जो हमको प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण भी इसी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हमको कई जगहों से, अजमेर वगैरह से कुछ सिक्के मिले हैं, अजमेर से सिक्के मिले हैं, जिन सिक्कों में लिखा है, एक तरफ लिखा है मोहम्मद साम और श्री मोहम्मद साम लिखा है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है हमीर। और ये सिक्के में जो भी लिखा है संस्कृत में लिखा है। ये माना जाता है कि ये सिक्के पृथ्वीराज तृतीय के हैं, जो उसने अधीन राज्य करते समय चलवाए थे। और जिसमें मोहम्मद साम जो है वो किसको इशारा कर रहा है, किसकी तरफ, ये इशारा कर रहा है मोहम्मद गोरी की तरफ। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके बेटे गोविंद राय को अजमेर का राजा बनाया जाता है। और इसके जब 1192 का तराय का युद्ध होता है उसके बाद पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी है वो वापस चला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर बैठा देता है। जैसा भी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मोहम्मद गोरी के लौटने के बाद जो चौहान है वो विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह को दबाने के लिए ऐबक दिल्ली आता है और दिल्ली पर वो अधिकार कर लेता है। इसके बाद 1194 में जो गोरी है, गोरी वापस भारत आता है। और गोरी वापस भारत आके इस बार पहुंचता है कन्नौज, और कन्नौज में होता है चंदावर का युद्ध, जिसके बारे में हम लोग गढ़वाल शासकों को जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था। ये चंदावर बेसिकली एक जगह है जो इटावा के पास है, और यहाँ पर चंदावर का युद्ध होता है कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र और गोरी के बीच में, जिसमें जयचंद्र की हार होती है। जयचंद्र मारे जाते हैं, और इसी के बाद जो गोरी है वो चालुक्यों पर भी हमला करता है और चालुक्यों को भी पराजित कर देता है। और इसके साथ अब भारत में एक रास्ता बन जाता है, किस चीज का, भारत में रास्ता बन जाता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना का। ठीक। तो ये सारी वो डिटेल लिखी है कि गौरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी में हुआ था, जो गजनी के अधीन थे। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में हुआ था। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और मूल राज द्वितीय से पराजित हुआ। यहाँ पर दो बातें निकलती हैं, कहीं पर मूल राज द्वितीय और कहीं पर भीम है, जिसका मैंने बताया था कि फारसी अभिलेखों में कुछ और लिखा हुआ है, और जो दूसरे साक्ष्य मिलते हैं उनमें कुछ और लिखा हुआ है। वहीं 1191 के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को परास्त किया। 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। फिर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि तुर्क थे। 1194 में गोरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद्र को पराजित किया। गोरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी, इंपॉर्टेंट। और गोरू के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली और शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत। सल्तनत का अर्थ होता है साम्राज्य। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। ये 5 वंशों का जो क्रम है वो सबसे पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, और फिर लोधी वंश है। तो ये इनके शासन करने का क्रम है। अगर हम लोग यहाँ पर गुलाम वंश को देखें तो उसने 1206 से 1290 तक 84 ईयर्स तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक 30 वर्षों तक शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक 94 वर्षों तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक 37 ईयर्स तक शासन किया। और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक 75 ईयर्स तक शासन किया। तो सबसे लंबा शासन रहा तुगलक का, और सबसे छोटा शासन रहा हमारा किसका, खिलजी का। तो ये तो कालक्रम के अनुसार हो गया। अगर शासन की अवधि के क्रम पर देखें कि लंबे समय से छोटे समय तक शासन के क्रम में अगर सजाया जाए, तो नंबर 1 पर, यानी कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो तुगलक वंश था, जिसने 94 वर्ष तक शासन किया। तुगलक वंश के बाद हमारा जो गुलाम वंश है वो आता है, जिसने 84 वर्ष तक शासन किया। गुलाम वंश के बाद तीसरे नंबर पे लोधी वंश आता है, जिसने 75 वर्षों तक शासन किया। लोधी वंश के बाद चौथा आता है हमारा सैयद वंश, जिसमें 37 ईयर्स तक शासन किया। और फिर हमारे आ जाते हैं खिलजी, जिन्होंने केवल 30 वर्षों तक शासन किया। तो ये हमारा क्रम हो जाता है, तुगलक, गुलाम, लोधी, सैयद और खिलजी।
इन वंशों में अगर हम देखें तो गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये जो वंश थे ये तुर्की वंश थे, और जो लोदी वंश था वो बेसिकली अफगानी वंश था। और ये खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों के नाम इनके संस्थापकों के नाम पर रखे गए। जैसे खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना भी उसके संस्थापक के नाम पर है। सैयद वंश और लोदी वंश के, इन सब के वंशों के नाम उनके संस्थापकों के नाम पर रखा गया है। पहले हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की अगर बात करें तो ये बेसिकली गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था किसका? वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और एक गुलाम के द्वारा इस वंश की शुरुआत हुई। और इस वंश में जितने भी शासक आते हैं, चाहे वो गोरी हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, या इल्तुतमिश के बाद हमारे पास बलबन हो, वो सभी गुलाम होते हैं। ठीक। तो ये जो है, अच्छा, इल्तुतमिश के बाद तो ये आनुवंशिक शासन शुरू हो जाता है। तो वहां पर बीच में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गुलाम नहीं बल्कि गुलामों की संतानें हैं। जैसे इल्तुतमिश तो गुलाम था, रुकनुद्दीन फिरोज उसका बेटा गुलाम की संतान है। तो इसीलिए इसको गुलाम वंश बोलते हैं। इसको ममलूक वंश भी बोला जाता है। ममलूक वंश को जो नाम दिया था वो दिया था प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने इसको ममलूक वंश का नाम दिया था। ममलूक एक अरबी शब्द है, और इस अरबी शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। यानी कि एक ऐसा गुलाम जिसके माता पिता गुलाम नहीं थे, जिसके माता पिता स्वतंत्र थे और वो गुलाम है, इसको, ऐसे लोगों को ममलूक को बोला जाता है अरबी में। और इसी वजह से इसका नाम प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने ममलूक वंश रखा, क्योंकि ये सभी जो लोग भी इसमें गुलाम हैं उनके माता पिता स्वतंत्र थे। ऐबक पहला हमारे पास शासक होता है। ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, जिसको अल्तमश भी बोला जाता है। अल्तमश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्ताना, मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स, ये इस वंश के शासकों का क्रम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 11 शासक यहाँ पर हैं। एक एक करके इनको हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक नाम की एक तुर्क जनजाति से था। ये इलबरी या शमशी वंश का पहला सुल्तान था। इसकी जो उपाधियां थी वो मलिक और सिपह सालार की थी। 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध के बाद मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जब पूर्णतः पराजित कर दिया, तो उसने हिसार और सिरसा को कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में छोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली क्या था? ये माना जाता है कि वो विकलांग था, क्योंकि उसके लिए एक नाम निकल के आता है, ऐबक ए शल। ऐबक ए शल नाम का एक नाम उसके लिए निकल के आता है, जिसका मतलब होता है विकलांग ऐबक। शल का मतलब होता है विकलांग, मतलब निकल के आता है विकलांग ऐबक। और यहाँ पर विकलांगता से मतलब था उसके हाथ की एक उंगली जो थी वो टूटी हुई थी। उसकी एक उंगली जो थी वो टूटी हुई थी, और इसीलिए इसको ऐबक ए शल भी कहा जाता है। 1206 में तुर्की लाहौर के तुर्की अमीरों ने उसको लाहौर की राजगद्दी पर बैठा देता है। यानी कि यहाँ से अब शासन उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन 1210 में उसको केवल 4 साल का समय मिलता है। 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े की पीठ से गिर जाने की वजह से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। यहाँ पर उसे भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की शासन की स्थिति को निर्दिष्ट किया। उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जरूरतमंदों को लाखों रुपयों का दान दे दिया करता था। वो हाथियों को भी दान में देता था। हाथियों को दान में देने की वजह से उसको पील बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श भी कहा जाता था, पील बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि हाथियों को दान में दे देता था। पील का मतलब होता है हाथी, जो कि फारसी भाषा का शब्द है। ठीक। यहाँ अगर देखें तो उसे कुरान ख्वां भी कहा जाता है, क्योंकि वो कुरान को बहुत ही मधुर स्वर में गाता था, इसलिए कुछ कुरान ख्वां भी कहा जाता है। उसने कुछ इमारतों का निर्माण किया, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का उसने निर्माण किया। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। उसने 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। हम लोग जब राजपूत पढ़ रहे थे तो वहां पर एक शासक आया था, इसका नाम था विसल देव, और मैंने ये बताया था कि विसल देव ने बनवाया था सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण की स्थापना की थी विसल देव ने। इसी सरस्वती कंठाभरण को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके अवशेषों से 2.5 दिन के झोपड़ों झोपड़े का निर्माण किया था। और ये बेसिकली क्या था? ये एक संस्कृत विद्यालय था। जैसे राजा भोज ने बनवाया था अपने साम्राज्य में, वैसे यहाँ पर विसल देव ने सरस्वती कंठाभरण बनवाया था। तो अजमेर में उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पर बनाया।
उसने कुतुब मीनार को निर्माण करने की शुरुआत की, जो उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के समर्पण में उसकी उसकी यादगार में बनवाया था। और लेकिन इसको पूरा करने के पहले ही उसकी मौत हो जाती है, और जो कुतुब मीनार है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसके बाद इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ठीक। तो इल्तुतमिश के अलावा कुतुब मीनार से दो और लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, जैसे एक फिरोज शाह तुगलक, इसने भी कुतुब मीनार से ये संबंधित है। और जो सिकंदर लोदी, लोदी वंश का आएगा, वो भी कुतुब मीनार से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक के समय जो कुतुब मीनार था, उस पर बिजली गिर गई थी, जिससे उसकी ऊपरी जो मंजिल थी वो खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी, टूट गई थी। उस समय कुतुब मीनार में केवल 4 मंजिलें थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने के बाद कुतुब मीनार को जो नुकसान हुआ उसको ठीक करवाया, और एक एडिशनल मंजिल वहां पर बनवाई थी। तो इसके बाद जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिल का हो गया था। ठीक है। वहीं सिकंदर लोदी ने भी इस पर कुछ काम करवाया था। ठीक। तो ये लोग भी इससे संबंधित हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका मकबरा जो है वो लाहौर में शाहदरा बाग में है, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। ऐबक के दरबार में कुछ साहित्यकार भी थे, जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ऐबक के दरबार में जो साहित्यकार थे वो कौन कौन से थे? ऐबक के दरबार में था सदरुद्दीन हसन निजामी, पहला, सदरुद्दीन हसन निजामी। सदरुद्दीन हसन निजामी। एक साहित्यकार था मुबारक शाह। मुबारक शाह। जो हसन निजामी है, हसन निजामी ने किताब लिखी थी ताजुल मासिर। ताजुल मासिर लिखी थी। और मुबारक शाह ने लिखी थी आदाबुल हर्ब वशवाजत। आदाबुल हर्ब वशवाजत। मुबारक शाह को ही फक्र मुदब्बिर के नाम से भी जाना जाता है। फक्र ए मुदब्बिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला शासक बनता है वो आराम शाह है, जिसका काल होता है 1210 से 1211। कुतुबुद्दीन का था 1206 से 1210। आराम शाह का है 1210 से 1211। ये गुलाम वंश का दूसरा सुल्तान होता है, और लगभग 6 महीने तक इसने शासन किया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐबक का भाई था, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ऐबक का दामाद था। अबुल फजल ये कहता है कि ऐबक का दामाद था, क्योंकि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है। और जो समकालीन इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि ऐबक के 3 पुत्रियां थी, जिनमें से 2 की शादी उसने कुबाचा के साथ की थी, और एक की शादी उसने इल्तुतमिश के साथ की थी। ये जो बात है तबकात नासरी में मिनहाजुल सिराज ने लिखी हुई है, जिसको हम मिनहाजुद्दीन सिराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब ऐबक की क्योंकि अचानक मौत हो गई थी, और जो सिंहासन था वो खाली हो गया था, और मंगोलों के आक्रमण का खतरा भी इस समय साम्राज्य पर मंडरा रहा था, तो यहाँ पर जो अमीर होते हैं वो सिंहासन खाली ना रह जाए, इसलिए आराम शाह को लाहौर में गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अमीरों के 2 भाग हो जाते हैं। एक वो भाग होता है जो आराम शाह का समर्थक होता है, और दूसरा वो होता है जो आराम खां का समर्थक नहीं होता है। तो आराम शाह को जो समर्थन नहीं करते हैं वो कांटेक्ट करते हैं किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को कांटेक्ट करते हैं। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर होता है। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था, यानी कि सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। और वो इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं। इल्तुतमिश आता है, और इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध होता है। आराम शाह से इसका युद्ध होता है। इस युद्ध को नाम दिया जाता है बाग ए जूद का युद्ध। बाग ए जूद का युद्ध होता है। दिल्ली के पास एक जगह है, वहां पर ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है, आराम शाह पराजित हो जाता है, और आराम शाह पराजित होने के बाद इसको मार दिया जाता है। मार दिया जाता है, इसका शासन खत्म हो जाता है, और अगला जो शासक है वो कौन बन जाता है? वो बन जाता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का शासन आ गया। इल्तुतमिश का शासन जो है वो 1211 से 1236 तक जाता है। इल्तुतमिश बेसिकली इलबरी तुर्क था, और इल्तुतमिश भी गुलाम था। ये किसका गुलाम था? ये ऐबक का गुलाम था। ध्यान रखिए,
इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, और जो बलबन है आगे देखेंगे वो इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक, यानी कि ऐबक भी एक गुलाम का गुलाम है, सॉरी इल्तुतमिश भी एक गुलाम का गुलाम है और बलबन भी गुलाम का गुलाम है। तो इन दोनों को ही गुलाम का गुलाम कहा जा सकता है, इन दोनों को ही गुलाम का गुलाम कहा जा सकता है। लेकिन आपको प्रेफर किसको करना है? अगर गुलाम का गुलाम कौन था याद आता है तो हम प्रेफर किसको करेंगे? हम प्रेफर करेंगे इल्तुतमिश को। ठीक, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है और आयोग ने इसको इल्तुतमिश ही माना था, तो इल्तुतमिश को हम गुलाम का गुलाम मानेंगे अपने एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है। इसको बलबन ने खरीदा था, और इसको बलबन ने खरीदने के बाद इसको सरे जहांदार का पद दिया था। सरे जहांदार बेसिकली होता है अंगरक्षकों का प्रधान, हेड ऑफ बॉडीगार्ड्स, अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का प्रधान सरे जहांदार को कहा जाता है। ठीक है। सरे जहांदार के बाद इस अकबर जो ऐबक है इसको 1200 में बदायूं का गवर्नर बनाता है, और 1211 में शमशुद्दीन इल्तुतमिश बन जाता है सुल्तान। और खलीफा ने इसको सुल्तान आजम की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान का पद होता है वो आनुवांशिक बन जाता है। अभी तक ये आनुवांशिक नहीं था, लेकिन अब इल्तुतमिश के बाद सुल्तान का पद आनुवांशिक बन जाता है। अभी तक जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वो लाहौर थी, और इल्तुतमिश जो है वो लाहौर से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर कर देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के समय से होती, क्योंकि इसके पहले जो राजधानी थी वो दिल्ली नहीं थी, वो लाहौर थी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हम बोल सकते हैं इल्तुतमिश है, उसके पहले ये लाहौर से आ रहा था, है ना, ऐसा कहा जा सकता है। वैसे ये तीसरा शासक है, और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का, यद्यपि वह गुलाम वंश का तीसरा सुल्तान था फिर भी उसे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। कारण है मैंने आपको बता दिया, सिक्कों पर उसने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि कहा है, तो ये उसकी उपाधि थी, वो अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि कहता था। उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू करी। ग्वालियर का युद्ध जीतने के बाद उसने अपनी पुत्री रजिया का नाम भी अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। उसने मुद्रा में सुधार किया, वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल जारी किया, और 1 टका 48 जीतल के बराबर होता था। इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के समय ही अवध में एक जनजाति थी पिरथु, जिसने विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह को फिर इल्तुतमिश ने दबाया था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू करी थी। वैसे तो अगर देखें तो दिल्ली में एकता व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने की थी, लेकिन उसको प्रॉपरली तरीके से शुरू किया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय चिहलगानी या चालीसा तुर्की अमीरों के समूह की शुरुआत हुई। 40 तुर्की अमीरों का एक ग्रुप बना दिया जाता था जो राजा को डायरेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते, तो इसको ये कहा जाता है चिहलगानी या चालीसा। ये वो समय था जब मंगोलों के खतरे का आक्रमण यहाँ पर मंडरा रहा था। मंगोल चंगेज खान ने ख्वारिज पर आक्रमण किया था, और ख्वारिज का जो शहजादा था जलालुद्दीन मंगबरनी वो वहां से भागकर भारत की तरफ आ जाता है, और इल्तुतमिश से मदद मांगता है। इल्तुतमिश उसकी मदद करने से मना कर देता है, और चंगेज खान से दुश्मनी मोल न लेने की बात करता है, और चंगेज खान के पास भी संदेश भिजवाता है। तो इस प्रकार से वो चंगेज खान जो भारत में घुसकर भारत पर भी आक्रमण कर सकता था, उससे उसने कूटनीति का प्रयोग करके भारत पर चंगेज खान के आक्रमण को होने से रोका, और अपने साम्राज्य की चंगेज खान के हमले से रक्षा की। मोहम्मद गोरी का एक और दास था बख्तियार खिलजी। इसी समय जो बख्तियार खिलजी है वो आगे बढ़ता है, और लखनौती के 80 वर्ष के एक राजा होते जिनका नाम था राय लक्ष्मण सेन, उनको हटाकर वो वहां का लखनौती का शासक बन के बैठ जाता है। और यही बख्तियार खिलजी है जो बिहार से गुजरते समय नालंदा विश्वविद्यालय को कोई बौद्ध विहार समझ देता है, और वहां पर वो आग लगा देता है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी वो तबाही मचाता है। बख्तियार खिलजी की उसका एक अमीर था अली मर्दान खान, वो हत्या कर देता है, और बख्तियार खिलजी की हत्या करने के बाद वो खुद लखनौती का शासक बन जाता है। बाद में इवाज नाम का एक दूसरा अमीर खिलजी होता है जो उसको पद से हटा देता है, और खुद सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से शासन करने लगता है। इल्तुतमिश अब यहाँ पर आक्रमण करता है और गयासुद्दीन को हटाकर वहां पर बंगाल पर कब्जा कर लेता है, और बंगाल का पहला सूबेदार वो बनाता है मलिक जानी को बंगाल का पहला सूबेदार बनाता है। इल्तुतमिश के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है रुकनुद्दीन फिरोज रुकनुद्दीन
फिरोज अगला शासक बंगाल का बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में अगर बात की जाए तो जो रुकनुद्दीन फिरोज है वो रजिया सुल्तान का बड़ा भाई है। बेसिकली जो जो इल्तुतमिश था वो अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाना चाहता था, लेकिन तुर्की अमीरों को ये बात पसंद नहीं आती है कि एक महिला उनकी सुल्तान बने। और इल्तुतमिश के मरने के बाद वो उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को और उसकी बेगम जो होती है शाह तुर्कान, जो पहले एक दासी थी और बाद में इल्तुतमिश से शादी कर लेती है, उनकी संतान रुकनुद्दीन फिरोज होता है, उसको वो गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल केवल 6 महीने का होता है। 1236 में वो गद्दी पर बैठता है और नवंबर 1236 पर से में वो हटा दिया जाता है। अप्रैल या मई 1236 में वो गद्दी पर बैठता है और नवंबर 1236 में वो गद्दी से हट जाता है। जो रुकनुद्दीन फिरोज है सुल्तान बनने से पहले बदायूं और लाहौर का सूबेदार रह चुका था, विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक। और यहाँ पर अगर देखें तो रजिया जो है अब इसका विरोध करती है और जामा मस्जिद में जाकर वो जनता को भड़काती है, जनता का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती है। जो जनता है वो रजिया का समर्थन करती है और जनता एक प्रकार से विद्रोह करके रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार देती है। और उसके बाद जो गद्दी पर बैठती हैं वो कौन बैठती हैं? रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती हैं। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है ये भी बड़ा छोटा है। 1236 से 1240 का रजिया सुल्तान का शासनकाल है। ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला सुल्तान है। इनको हम पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान भी बोल सकते हैं। ठीक है। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था, क्योंकि रजिया के भड़काने पर ये जनता विद्रोह पर उतर आती है और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा देती है। जो रजिया सुल्तान है वो महिला पोशाक नहीं पहनती है बल्कि पुरुषों वाली पोशाक पहनती है। वो कबा पहनती है, कुला पहनती है। कबा होता है कुर्ता, कुला होती है एक प्रकार की पगड़ी। और क्योंकि वो सुल्तान थी तो वो दरबार में आना शुरू कर देती है बेपर्दा, और अपने राज्य में घूमने के लिए वो हाथी की सवारी शुरू कर देती, जो इन रूढ़िवादी जो तुर्क होते हैं इनको पसंद नहीं आता और उसका विरोध शुरू हो जाता है। यहीं पर मलिक भाकू या याकूत नाम के एक हबशी को वो अमीर आखूर का पद दे देती है। इन सभी बातों का जो तुर्की अमीर हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कंजर्वेटिव तुर्की अमीर होते हैं, वो विरोध करते हैं और इसके खिलाफ विद्रोह होता है और रजिया और याकूत को मार दिया जाता है। यहाँ पर रजिया एक कैपेबल शासक थी और एल्फिंस्टन ने कहा है कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में शामिल होता, लेकिन केवल महिला होने की वजह से उसका विरोध किया गया और उसको मार दिया गया। रजिया के बाद अगला शासक जो बनता है वो बनता है मुइजुद्दीन बहराम। मुइजुद्दीन बहराम का शासनकाल है 1240 से 1242 तक। 1240 से 1242 तक। डेट अगर देखें तो 21 अप्रैल 1240 में वो गद्दी पर बैठा था। और यहाँ पर मुइजुद्दीन बहराम के समय पर तुर्की जो अमीर है वो सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक नए पद का सृजन करते, जिसका नाम होता है नायबे मुमलकत। इसको नायबे मुमलकत बोलते हैं, मालिके नायब बोलते हैं या नायबे मुल्क भी कहा जाता है। ठीक। ये पद सबसे पहले एतगीन को दिया जाता है। इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कौन था? एतगीन था। बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम या बहराम शाह जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक साबित होता है। बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक साबित होता है। और एतगीन जो गद्दी पर बैठा है नायब मुमलकत की, वो धीरे 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 अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। एतगीन बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से शादी कर लेता है। और जब एतगीन की शक्ति बढ़ने लगती है तो बहराम शाह को ये महसूस होता है कि उसकी खुद की शक्ति कम होती है और एक दिन वो राज दरबार में भाड़े के हथियारों से एतगीन की हत्या करवा देता है। ठीक। बहराम शाह के समय मंगोलों के आक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है और मंगोल दिल्ली के आसपास के इलाके में मंडराने लगते हैं और मंगोलों का पहला आक्रमण दिल्ली पर होता है 1241 में। 1241 में मंगोलों का आक्रमण हो जाता है, लाहौर को लूटता है। और इसके बाद जो तुर्की अमीर है और जो जनता है वो बहराम शाह के विरुद्ध विद्रोह कर देती है और 1242 में उसको बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी
जाती है और उसकी जगह पर अगला सुल्तान बनाया जाता है अलाउद्दीन मसूद को, जो तुर्की अमीरों के हाथ की कठपुतली साबित होता है और एक कठपुतली शासक रहता है। शासन इसका रहता है 1242 से 1246 तक। 1242 से 1246 तक यही वो समय होता है जब बलबन का उदय शुरू होता है। बलबन का उदय शुरू होता है और बलबन अपनी शक्तियों को कंसोलिडेट करना यहाँ पर शुरू कर देता है। अलाउद्दीन मसूद के बाद अगला शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद, जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक व्यक्ति था। इसका शासनकाल होता है 1246 से 1265 तक, लगभग 20 साल इसका शासन होता है। ये इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद का बेटा था, यानी कि इल्तुतमिश का ये ग्रैंड सन था, ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश। और इसके पिता का नाम नसरुद्दीन महमूद था, जो इल्तुतमिश का एक बड़ा प्रिय बेटा था और एक अभियान में वो मारा गया था, और उसी की याद में उसने उसका नाम नसरुद्दीन महमूद रखा था। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। इसका पूरा समय इबादत में, कुरान की प्रतियां तैयार करने और टोपियां सिलने में व्यतीत होता था। और राजकाज के सारे काम उसका ससुर देखता था, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। और इसके साथ धीरे 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 वो अपनी शक्ति को कंसोलिडेट करना शुरू करता है। नसरुद्दीन बलबन को उलूग खान की उपाधि देता है, उसे सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ साथ नायब मुमलकत का पद देता है, जो सबसे शक्तिशाली पद था राजा के बाद। और बेसिकली यहाँ पर जब ये पद बना तो पूरी तरीके से सत्ता पर जो नियंत्रण था वो इन्हीं के हाथों में था, और जो जो अलाउद्दीन मसूद वगैरह जो थे वो इनके कठपुतलियां ही थे। इसके पहले बहराम शाह कठपुतली था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा सजग हुआ उसको मार दिया गया। और नसरुद्दीन महमूद को तो राजकाज से कुछ मतलब ही नहीं था, तो पूरी तरीके से बलबन के हाथ में ही सत्ता थी। लेकिन इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था जो बलबन का विरोधी था, और इनका जो नेता था वो नेता कौन था? इमानुद्दीन रेहान। इमानुद्दीन रेहान था। ठीक। अब यहाँ पर सल्तनत में जो खतरा उत्पन्न यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, इससे सल्तनत को बचाने के लिए जो बलबन था, जो कि नायब मुमलकत था, उसने तीन तरीके अपनाए थे। कौन कौन से तीन तरीके अपनाए थे? अभी वो शासक नहीं है, वो नायब मुमलकत है। तीन तरीके अपनाए थे। उसने क्या किया? विद्रोही तुर्की अमीरों का दमन किया उसने, और जो हिंदू सरदारों की बढ़ती शक्ति से सतर्क रहना। ठीक है। और मंगोलों के आक्रमण से बचाव करना। ठीक। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मंगोल जो है, मंगोलों का नेतृत्व इस समय कौन कर रहा है? मंगोलों का नेतृत्व कर रहा होता है हलाकू। ठीक है। और 1260 में, 1260 में हलाकू अपने कुछ दूतों को दिल्ली भेजता है। हलाकू ने 1260 में अपने दूतों को दिल्ली में भेजा था। ठीक। अब इनकी आवभगत की जाती है और उनकी जो भी बातें हैं उनको मानने की बात वहां पर जो बलबन है वो डिप्लोमेटिकली करता है। ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद जो है वो इलबरी वंश का अंतिम शासक होता है। और इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 1265 से 1287 तक रहता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये शासन कब से कर रहा है? ये शासन तो कर रहा है 1246 से। 1246 से 1265 तक इसने शासन किया नायब बन के, और 1265 से 1287 तक इसने शासन किया सुल्तान बनकर। यानी कि उसने 20 साल सुल्तान बनकर शासन किया और 20 साल बिना सुल्तान बने वो शासन करता रहा। बलबन के साथ ही सुदृढ़ केंद्रीकृत प्रशासन के युग का प्रारंभ हो जाता है। ये वजीर के पद के महत्व घटा देता है और नायब का पद खत्म कर देता है, क्योंकि ये उस पद पर रहा था तो ये जानता था कि नायब का पद कितना शक्तिशाली है, तो वो इस पद को खत्म कर देता है। वजीर के पद का महत्व घटा देता है। जो भी सैनिक अयोग्य होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, सेना पर बोझ होते हैं, उनको हटा देता है और उनको पेंशन देना शुरू कर देता है। राजत्व के ईरानी सिद्धांत का सहारा लेता है, जिस पर वो अपने आप को ईश्वर की छाया
बोलता है और अपने आप को कहता है कि वो जिल इल्लाह है, यानी कि ईश्वर की छाया है, जिससे कि उसके जो भी काम है वो उनको जस्टिफाई कर सके कि ये तो मेरी मेरी बिहाफ पर ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा किए जा रहे हैं। वो सिजदा, पापोस और नवराज की परंपरा की शुरुआत करता है, मेवों का दमन करता है, चिहलगानी के प्रभाव को खत्म कर देता है, एक नए विभाग की स्थापना करता है, उसका नाम होता है दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग। विद्रोह होने पर बलबन कठोर कदम उठाता है, और इन कठोर कदमों के कारण जो इतिहासकार हैं वो बलबन के इन उपायों को रक्त और लौह की नीति का दर्जा देते हैं। बलबन विद्रोहियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए गुप्तचर जो सिस्टम है, जो उसको मजबूत करता है, और सभी नगरों में, जिलों में और इक्तों में वो बरीद यानी कि गुप्तचरों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स। वैसे तो जो बलबन है वो अपना कै खुसरो को शासक बनाना चाहता था, लेकिन कै खुसरो की जगह पर कैकुबाद को तुर्की अमीर जो है वो शासन करने के लिए सुल्तान बना देते हैं। ठीक है, कैकुबाद को सुल्तान बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मलिक फिरोज खिलजी, जिसको आगे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। कैकुबाद लकवाग्रस्त हो जाता है, और कैकुबाद के लकवाग्रस्त होने पर ये जो जलालुद्दीन खिलजी है वो कैकुबाद की हत्या कर देता है। और कैकुबाद के बाद 2.5 साल का एक छोटा सा बच्चा होता है क्यूमर्स, क्यूमर्स को सुल्तान बना देता है और अपने आप को उसका संरक्षक बना लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो है ये क्यूमर्स की भी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो जलालुद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की नींव डालता है, और कीलूगढ़ी में 13 जून 1290 को कीलूगढ़ी में ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। और शुरुआत होती है खिलजी वंश की, जो चलेगा 30 साल, 1290 से 1320 तक। इसके जो मुख्य सुल्तान हैं जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खान हैं। एक एक करके इनको हम देखते हुए चलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी या शाइस्ता खान, इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था, और इस वंश का संस्थापक और पहला सुल्तान था। शाइस्ता खान इसकी एक उपाधि थी जो उसको कैकोबाद ने दी थी, और ये गुलाम वंश की तरह केवल एक ही वर्ग को प्रश्रय नहीं देता था, न कि केवल तुर्कों को प्रश्रय नहीं देता था। ये सभी समुदायों को, तुर्कों और दूसरे जो भारतीय हिंदू हैं, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो मुस्लिम बन गए, उनको भी ये प्रॉपर इंपॉर्टेंस देता था। हिंदुओं को ये बलात् धर्मांतरित करने की नीति का समर्थक नहीं था, यानी कि जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाता था, मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं करवाता था। इसने हिंदुओं को उनके जो उत्सव हैं, उनके जो परंपराएं हैं, उनको मनाने से नहीं रोका, उन पर रोक नहीं लगाई, और अपने महल के बगल से भी उनको जुलूस निकालने दिया। ढोल बजाने की अनुमति दी, प्रतिमाओं को यमुना में विसर्जित करने से नहीं रोका। बहुत ही दयालु था, और क्योंकि वो बूढ़ा जब था तब शासक बना था, तो बर्नी के अनुसार वह एक चींटी को भी चोट न पहुंचाने की नीति पर विश्वास करता था। उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजकर, जब वह देवगिरी वगैरह को जीतता है अलाउद्दीन। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था, जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और राजगद्दी पर अधिकार कर लेता है। फिर आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल होता है 1296 से 1316 तक, यानी कि लगभग 20 साल का शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का होता है। तो 30 साल के खिलजी वंश में 20 साल शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम जुना खान खिलजी था। वो खलीफा का नायब की उपाधि धारण करता है। अलाउद्दीन के समय को खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्यों? क्योंकि तुर्कों का जो आधिपत्य था उसको इसने समाप्त कर दिया था। कई सारे विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय होते, जिनमें से पहला जो था वो नवीन मुसलमानों द्वारा किया गया था, वो लोग जो मुसलमान नए नए बने थे। उसने कई सारे सुधार लागू किए थे, जिसमें से पहला प्रशासनिक सुधार, इसने खुफिया तंत्र को फिर से चालू किया। गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को बरीद मुमालिक कहा जाता था, जिसके अंतर्गत अनेक गुप्तचर होते थे जिनको बरीद कहा जाता था। इसने मदिरा पान पर पाबंदी लगा दी थी, इकता प्रणाली को खत्म कर दिया था, शरिया और उलेमा के बातों को मानने से मना कर दिया। तो उसने कहा था कि मैं अपने राज्य के लिए जो बेहतर समझूंगा वो मैं करूंगा, शरिया और उलेमा को मैं नहीं जानता। तुर्कों के एकाधिकार को समाप्त किया, और तुर्कों के एकाधिकार को खत्म करने की वजह से ही इसके काल को खिलजी क्रांति का काल कहा जाता है। इसने भूमि और राजस्व में भी सुधार किए। अनुदानों में दी गई जमीनें इसने जब्त कर ली, और उनको खालिसा के अंतर्गत लाया गया। खालिसा का मतलब राज्य की जमीन, राज्य की जमीन के अंतर्गत लाया गया, शाही जमीन के अंतर्गत लाया गया।
भू राजस्व कोष ने कहा गया कि उपज का आधा होगा, यानी कि 1/2 होगा, और इसको नकद देना होगा। और ये जो भू राजस्व है, इसका कंप्यूटेशन पैमाइश के आधार पर किया जाएगा। पशुओं पर चराई कर लगाया जाएगा, और घरों पर गराई कर लगाया जाएगा, और इसके अलावा आम जनता से कोई और कर नहीं लिया जाएगा। उसने एक नया विभाग दीवाने मुस्तखराज बनाया, जिसका काम होता था राजस्व और बकाये का परीक्षण करना, कितना राजस्व आ रहा है, कितना बकाया है, इसको देखना। राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए उसने दीवान रियासत नाम के एक विभाग की भी स्थापना की, जो व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण रखता था। बाजार सुधार भी ये लेके आया था। और बेसिकली बाजार सुधार इसलिए कर लाया था क्योंकि मंगोलों के आक्रमण का खतरा यहाँ पर भी था, और मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बड़ी सेना रखनी जरूरी थी। और बड़ी सेना को क्योंकि वेतन देना होता था, तो यहाँ पर वो वेतन ना बढ़ाकर उसने क्या किया, बाजार सुधार लागू किया और बाजार में कीमतों को नियंत्रित किया, जिससे कि कम वेतन पर भी वो जो सैनिक है, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और इसके लिए उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। एक बाजार खाद्यान्नों के लिए, यानी कि अनाज के लिए था, दूसरा कपड़ों के लिए था, और तीसरा कीमती वस्तुओं के लिए था। सॉरी, दूसरा कपड़ों और कीमती वस्तुओं के लिए था, जिसे सराय अदल कहा जाता था, और तीसरे में घोड़े, दास और मवेशियों को बेचा जाता था। इन सभी बाजारों पर नियंत्रण करने के लिए उसने विस्तृत नियम कानून बनाए, और नियम कानूनों को बोला जाता था जवाबित। बाजार में बिकने वाली सभी चीजों के दाम सुल्तान खुद निर्धारित करता था, और ये कि लोग उन्हीं दामों पर चीजों को बेचे, इसलिए उसने कठोर कदम उठाए। जिसके लिए उसने शहनाई मंडी, बरीद और मुनहियान की नियुक्ति करी, जो ये देखते थे कि ये जो चीजें हैं वो उन्हीं के दाम पर बेची जा रही है या नहीं बेची जा रही हैं। उत्पादन लागत के आधार पर मूल्यों का निर्धारण किया गया था, और उसने मुहतसिब नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया, जो ये देखता था कि जो आम जनता है वो इस्लाम के अनुसार अपना जीवन यापन कर रही है या नहीं कर रही है। मुहतसिब इसके साथ साथ बाजार पर भी नियंत्रण रखता था, और नाप तौल का निरीक्षण भी करता था कि कहीं कोई घटतौली वगैरह तो नहीं कर रहा है। सैन्य सुधार में उसने सेना का केंद्रीकरण किया। वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया था। उसने उसके लिए सीधी भर्ती की और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू कर दिया। सैनिकों का जो नियुक्ति होती थी उनके निरीक्षण करके होती थी, और निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को मुरतब कहा जाता था। उसने दाग और हुलिया चेहरा व्यवस्था की शुरुआत करी, यानी कि दाग निशान लगाना, घोड़ों पर निशान लगाना, और जो जो सैनिक है उनका हुलिया, उनका जो हुलिया है उसको नोट करना, उसकी व्यवस्था इसने शुरू करी थी। और दाग प्रथा बेसिकली क्या थी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए घोड़ों को निदागने की या घोड़ों पर निशान लगाने की व्यवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की बात करें तो उसका जो पहला सैन्य अभियान है, शुरुआत गुजरात से होती है, जिसमें उसने उलूग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक अभियान भेजा था। गुजरात का राजा रायकर्ण था, जो इसके बाद भागकर देवगिरी चला जाता है। अलाउद्दीन जो है वो उसकी रानी, उसकी पत्नी कमला देवी से विवाह कर लेता है, और यहीं पर उसको मलिक काफूर नाम का एक दास मिलता है, जो उसने एक मुस्लिम व्यापारी से छीन लिया था। ठीक है, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। फिर राजस्थान, राजस्थान में रणथंभौर और चित्तौड़ पर वो आक्रमण करता है। रणथंभौर का शासन हमीर देव था। यहाँ पर स्त्री जौहर कर लेती हैं, पुरुष साका कर लेते हैं। और इस युद्ध में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। चित्तौड़, चित्तौड़ राणा रतन सिंह के नियंत्रण में था, और यहाँ पर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, और अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। ठीक। यहाँ पर या जो ये माना जाता है कि जो रानी पद्मावती हैं उन्होंने जौहर किया था। ठीक। और इस जौहर का उस समय जो अमीर खुसरो था इस युद्ध में भी साथ में था, लेकिन उसने कोई वर्णन नहीं किया। लेकिन इसके कई सालों के बाद 15वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, और पद्मावत में इस युद्ध का वर्णन करते हुए उसने रानी पद्मावती के जौहर का उल्लेख किया है। फिर वह मालवा की तरफ मूव करता है। मालवा को जीतने के बाद ऐनुल मुल्क मुल्तानी को वहां का हाकिम नियुक्त करता है, गवर्नर नियुक्त करता है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में जो भी अभियान थे वो मलिक काफूर के नेतृत्व में किए जाते हैं। सबसे पहले देवगिरी, देवगिरी को इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी खुद, जब वो शासक नहीं था तब जीत चुका था, और यहाँ का शासक था यादव रामचंद्र देव। 2 बार अभियान, पहली बार तब जो जलालुद्दीन खिलजी शासक था और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अभियान भेजा गया था, और दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी जब खुद शासक बना तो मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ पर अभियान भेजा गया था। फिर उसके बाद वारंगल, वारंगल का शासक प्रतापरुद्र होता है। द्वार समुद्र इसकी है यहाँ की राजधानी हेलेबिद, और यहाँ का शासक होता है वीर बल्लाल। तो वारंगल का शासक प्रतापरुद्र, और द्वार समुद्र जो कर्नाटक में है जिसकी राजधानी हेलेबिद थी, और यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, इसको जीत लिया जाता है।
मदुरै में पांड्य राजाओं का राज होता है, और यहाँ का शासक वीर पांड्य होता है, हरा देते हैं। लेकिन जो पांड्य राजा हैं अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, और जैसे ही इनकी सेना वापस लौटती है वो फिर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। इन सब विजयों के बाद अलाउद्दीन ने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दी, यानी कि दूसरा सिकंदर। जोधपुर के संकट शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक हमारे पास जो आता है वो आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है वो अपने आप को बेसिकली खुद को खलीफा वो घोषित कर देता है। खुद को खलीफा घोषित कर देता है, और ये जो है वो दरबार में बिना कपड़ों के चला आता था। ठीक है, बिना कपड़ों में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दरबार में चला आता था। ठीक। वैसे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के पहले एक और शासक बनता है जिसका नाम होता है शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर, जो केवल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। और इसको कैद करवा दिया जाता है, और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है वो सुल्तान बनता है। इसके बाद ये कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहन के भी दरबार में चला आया करता था। अगला शासक जो है वो बनता है खुसरो शाह या हसन खां। इसका जो शासन है ये भी बहुत कम समय के लिए रहता है। 20 अप्रैल 1320 को गद्दी पर बैठता है, और 6 सितंबर 1320 को ये हट जाता है। ये अकेला ऐसा सुल्तान था जो भारतीय मुसलमान था। ये भारतीय मुसलमान था। ये गुजराती था, और इसका जो वास्तविक नाम था वो हसन था। ठीक है। खुसरो खां या खुसरो शाह इसकी उपाधि थी जो इसको मुबारक शाह ने दी थी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दी थी। इसके काल को बरादू क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बरादू क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इसने अपने महल में देवी देवताओं की मूर्तियां लगवाई थी। तो इसके विरुद्ध जो है वो नारे लग रहे थे कि इस्लाम का शत्रु है और इस्लाम खतरे में है, क्योंकि ये दरबार में अपने महल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित कर लेता है। ठीक है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि कुरान वगैरह के पन्ने फाड़ कर जमीन में बिछाता है और उसके ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां रखता है। तो ये नारे इसके खिलाफ लगने लगते हैं, और बाद में जो बरनी है इसके काल को हिंदू क्रांति के नाम से भी संदर्भित करता है। बाद में गाजी मलिक इसकी हत्या कर देता है, और गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर फिर वो गद्दी पर बैठता है, और तुगलक वंश की शुरुआत होती है, और यहाँ से खिलजी वंश खत्म हो जाता है। इस पार्ट को हम लोगों ने जो दिल्ली सल्तनत है 2 पार्ट में रखा है। खिलजी तक हम लोगों ने आज कर लिया, और बाकी बचा हुआ हम लोग कल की जो रिवीजन क्लास है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।